ओके, राइट अबाउट पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन 3 तरह का है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, उस दिन भी रिपीट किया था, थोड़ा पढ़ाया था, आज रिपीट फिर से हो रहा है। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एजुकेशन, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा आ सकता है, व्हाई वुमेन एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, क्यों वुमेन एजुकेशन और नारी शिक्षा इतना जरूरी है भारत के लिए। या फिर आ सकता है कि नारी सशक्तिकरण क्या बोला जाता है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, क्यों जरूरत है नारी सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट का। या फिर आ सकता है क्वेश्चन राइट अबाउट पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडी। शिफ्ट स्पेलिंग क्या होगा, अरे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, SHIFT। ठीक है, SHIFT। थोड़ा बहुत लिखते टाइम गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, ये करेक्शन हम कर लेंगे। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फटाफट थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वुमेन एजुकेशन प्राइमरली फोकस ऑन एजुकेशन इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखो, वुमेन एजुकेशन नारी शिक्षा किस पे ज़्यादा जोर देगा बताओ। हम चाहेंगे शिक्षा के माध्यम से समानता आ जाए। एजुकेशन इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, उसका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर और समाज के ऊपर क्या रहेगा। समटाइम वुमेन एजुकेशन कंसिडर्ड अंडर वुमेन स्टडीज, कुछ समय तक हम लोग ने ये पढ़ा कि वुमेन एजुकेशन को वुमेन स्टडीज के अंदर रखा गया है। ठीक है, बट वुमेन स्टडीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर स्टडीज। बट ये माना गया कि हम जेंडर स्टडीज से वुमेन स्टडीज को अलग रखना चाहिए, क्योंकि वुमेन स्टडीज में सिर्फ नारी पढ़ते हैं और लड़कियां पढ़ाई करती हैं, उनका सशक्तिकरण होता है, ना कि संपूर्ण जेंडर का। जेंडर अभी क्या होता है, LGBTQ+, सब कुछ आएगा। ठीक है, मैंने ये बता दिया था आपको कि यहाँ पे हम वुमेन स्टडीज़ में जो फैक्टर्स हैं जो देखना चाहिए वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सोसाइटी में, तो वो क्या है, फर्स्ट वन वुमेन्स हिस्ट्री। ठीक है, वुमेन्स हिस्ट्री देखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन लिटरेचर एंड कल्चर, हमारा पहले का जो लिखा हुआ सारी चीज़ हैं, जैसे महाभारत हैं, रामायण हैं और बहुत सारे कथाएं हैं, उसमें नारियों के बारे में क्या लिखा गया है। प्लस कल्चर भी है, सारे कल्चर में नारियों के बारे में क्या लिखा गया है या वुमेन्स के लिए क्या लिखा गया है, वो सब देखना भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ मतलब सामाजिक शिक्षा। सो वुमेन एजुकेशन में सामाजिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड जेंडर इंटरेस्ट और इंटरसेक्ट, दोनों चीज़ आप लिख सकते हो, जेंडर इंटरेस्ट और इंटरसेक्ट। अभी बोल सकते हैं कि मैं जैसे नारी हूँ, एक औरत हूँ या लड़की हूँ, तो मुझ पे दूसरे जेंडर का क्या प्रभाव आ रहा है। अगर जब वो मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ लिंकअप हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या आता है वो। एंड देयर रोल इन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ये मैंने बताया था, जैसे हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, जैसे हुए थे आपके कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं जहाँ पे नारियों का और जो वुमेन्स हैं उनका प्रभाव देखने को मिला है, उनका फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिला है कि वो फ्रीडम पाने के लिए, मतलब देश जैसे फ्रीडम हो जाए, उनको देश को फ्रीडम मिल जाए, तो उसके लिए उन लोगों ने भी लड़ा हुआ था हमारे साथ, मतलब पुरुषों के साथ। अभी देखो जेंडर स्टडीज़ क्या बोलता है, मैंने अभी समझाया है। तो जेंडर स्टडीज़ बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर बोलोगे कि वुमेन स्टडीज़ क्या जेंडर स्टडीज़ के अंदर आएगा, हाँ, ये वुमेन स्टडीज़ अगर है तो ये जेंडर स्टडीज़ है। ठीक है, जेंडर स्टडीज़ बोलता है कि इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, वो चाहे मैन हो, वुमेन हो या अदर्स हो, मतलब लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर्स हो, क्वेश्चनियर हो या क्वेयर ग्रुप हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, इक्वल एजुकेशन चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट द सोशल कल्चरल एंड कंस्ट्रक्शनल ऑफ जेंडर मोर ब्रॉडली ऑकर्ड इन जेंडर स्टडी। अगर मैंने बोला है कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो अगर सामाजिक के तौर पे देख लो, सामाजिक स्तर पे कितना डेवलप हुआ है, कल्चर के स्तर पे कितना डेवलप्ड हुआ है, या कंस्ट्रक्शनल मतलब निर्माण के क्षेत्र में कितना डेवलप्ड हुआ है, वो जेंडर स्टडीज़ ही ज़्यादा बता पाएगा, क्योंकि वुमेन स्टडीज़ में सिर्फ वुमेन्स के बारे में मेंशन है, पर जेंडर स्टडीज़ में हर एक जेंडर के बारे में मेंशन रहेगा। जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो वो सारे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या करके गए हैं, उनसे हम जैसे इंस्पायर्ड और प्रभावित हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट
नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन क्यों चाहिए? पहला पॉइंट, इट्स रेफर्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगर इट्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे रेफर्स नहीं चाहिए, एस नहीं चाहिए, इट्स रेफर टू, ठीक है, इट्स रेफर टू। और आप लिख सकते हो इट रेफर्स टू, मतलब एस मत लिखो, ठीक है। इट रेफर्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट एम्स टू नेशनल एंड इंटरनेशनल एम्पावरमेंट ऑफ नॉलेज। हम चाहते हैं जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर पे और क्षेत्र पे वुमेन एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे और संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलाव दे, ठीक है। ज्ञान में, कौशल में वुमेन्स और गर्ल्स को हम बढ़ोतरी देना चाहते हैं, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन्स एंड गर्ल्स इन स्किल्स, इन नॉलेज एट्सेट्रा। वुमेन एजुकेशन इंक्लूड, मैंने ये 2 पॉइंट भी बोला था, एक होता है लिटरेरी एजुकेशन, एक होता है नॉन लिटरेरी एजुकेशन। जब आप ओनली एजुकेशन लेते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। बट नॉन लिटरेरी एजुकेशन स्पेशली आपको सिखाता है वोकेशनल होना, मतलब अर्निंग कैसे करोगे। आपने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बट आपने सोसाइटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, क्या अपना खर्चा उठाना सीखा? क्या अपने लिए जितना भी थोड़ा मोड़ा खर्च है या काम करना चाहिए, क्या हमने किया? वो सारा हमें वोकेशनल स्किल देता है। नए नए हम स्किल और कौशल सीखते हैं ताकि हम डिफरेंट फील्ड में जाके काम कर सकें और वहाँ से अर्निंग कर सकें, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब हमारा ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया था, ये वाला पॉइंट भी। यूएन रिपोर्ट इंडिकेशन क्या बोलता है? जैसे आप जानते हो बहुत सारे यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप जानते हो कि यूनेस्को, यूनेप, यूनिसेफ, बहुत सारे हैं। सो एक यूएन से, यूनाइटेड नेशन से रिपोर्ट इंडिकेशन बना, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी होते हैं, यूएनओ, उन्होंने रिपोर्ट इंडिकेशन दिया, एजुकेशन फॉर वुमेन इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोड्यूसिंग हेल्दी जनरेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही स्वास्थ्यवान हो और सुस्त हो, साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो, तो वुमेन्स को एजुकेटेड रहना इम्पॉर्टेंट है, ना कि एजुकेटेड बहुत ज़्यादा घमंडी, इगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा ड्रगिस्ट, ऐसा नहीं। एजुकेटेड मीन्स ट्रू एजुकेशन, विद्वान होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हमारा सोसाइटी है, हम कैसे बिल्डअप करेंगे। बस इतना सोच के अगर हम लोग एजुकेटेड कर दें वुमेन्स को और लड़कियों को, तो ऑटोमेटिकली उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव वाला जनरेशन आएगा, हेल्दी जनरेशन, प्रोडक्टिव जनरेशन आएगा। एन एजुकेटेड वुमेन ऑलमोस्ट इनपुट वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन हर फैमिली। ऑब्वियस है, एजुकेटेड वुमेन है मतलब हर एक पॉइंट पे वो सही डिसीजन लेगी, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज पॉइंट्स को बताएगी, क्या सही समय पे कौन सा करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है वो बताएंगे। फैमिली में वही सब इनकलकेट मतलब जैसा ही हम बोल सकते हैं अंकुरित, और जस्ट लाइक जर्मिनेट बोल सकते हो, वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, जर्मिनेट करना, वैल्यूज़ का, अच्छे वैल्यूज़ का जर्मिनेशन करना और अच्छे गुणों का विकास करना, ऐसे वर्ड्स हैं। गाइड देम इन टेकिंग डिसीजन, फैमिली को हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि अच्छे डिसीजन लीजिए। कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली, इनकम करके हेल्प करेंगे फैमिली को। और लास्ट, कॉन्फ्रंट सोशल इश्यूज़। बहुत लेडीज़ क्या होते हैं ना, कुछ भी इशू होता है वो भाग जाते हैं उस परिस्थिति से मुकाबला ना करके। तो अगर एक पढ़ी लिखी शिक्षित विद्वान लड़की होगी, वो भी डाउन टू अर्थ होगी, इगोइस्टिक ना होगी, तो ऑब्वियस है वो हर एक सिचुएशन को हैंडल करने को ट्राई करेगी, इशू को रिजॉल्व करने को सोचेगी, ठीक है। उसी का एक परसेंटेज दिया गया है पाई चार्ट के थ्रू। 10% टेकिंग डिसीजन, 15% गाइड हर फैमिली, 10% कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली एंड 5% कॉन्फ्रंट सोशल इश्यूज। ये 5% ना लिख के 50% लिखो, ठीक है। 50% और 55% लिखिए, करेक्ट हो जाएगा। क्यों बोलो, काउंटिंग करो 100 नहीं हो रहा था, 5 करेंगे तो काउंटिंग में गलत आएगा। और सोशल इश्यूज़ वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ा है, तो ये 55% का है, ठीक है। क्योंकि डे बाय डे हमें सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग पढ़े लिखे भी हैं तो भी हमें सोशल इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा, वो सारे इंसानों को फेस करना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो तब भी इश्यूज़ आएंगे, फेस करना पड़ेगा। अगर एक इंक्लूसिव चाइल्ड है और CWSN से है, मतलब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, फिर भी उसको
ऐसे इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी हो जाओ, इश्यूज़ सोशल इश्यूज़ है वो आपको फेस करना ही पड़ता है। तो ये रेंज आपको थोड़ा बढ़ा देना है, 55% लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर थे? बोल दीजिए एक बार। चलो आगे चलते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? वुमेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर हमें हमारे कंट्री का सामाजिक और अर्थनीति का विकास करना है पूरे कंट्री का, तो हमारे वुमेन एजुकेशन को, मतलब वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुमेन कंस्टिट्यूट, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है ना, अगर टोटल पॉपुलेशन को हम 100% और 100% मानते हैं, उनमें से 48% टोटल पॉपुलेशन का वुमेन कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अगर 52% मेल है तो 48% फीमेल है। ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। अब देखो, इन अर्बन एरिया, अर्बन समझ रहे हैं हम लोग, रूरल मतलब गांव के एरिया में, और अर्बन मतलब उन्नत, जो उन्नति हो चुका है, मतलब शहरीकरण हो चुका है, शहर बन चुका है। तो अर्बन एरिया द वुमेन लिटरेचर, जो लिटरेरी रेट है ना, वो कितना है, कितना परसेंटेज है, इज, तो दैट इज अ लिटरेसी रेट इज 79.11%, ठीक है। 79.11%, 80% भी नहीं हुआ है। अर्बन में सोचो, अर्बन में तो किसी को बाउंड नहीं है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाना है, सबको प्राइमरी एजुकेशन लेवल तक जाना ही है। तो इसलिए 79.11% मतलब बहुत ही, अभी तक बोल सकते हो कि 20% मतलब बहुत बाकी है, पीछे चल रहा है अर्बन के अकॉर्डिंग। व्हेयर एज मेल, जो मेल है उनका रेंज देखो 88.76% है एज कंपेयर टू फीमेल। अगर देखा जाए समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आपका बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। रूरल एरिया में वैसे देखना, रूरल एरिया में देखो रेंज देखो थोड़ा कितना अंडर रेंज है। वुमेन लिटरेसी रेंज कितना है, 57.93%, 57.93%, ठीक है। अगेंस्ट मेल, मेल का कितना है 77.15%, 77.15%, ठीक है। पॉइंट के बाद 15 बोला जाता है, 15 मत बोल देना, 15 है, ठीक है। पॉइंट से आगे जो भी है वो होल नंबर के अकॉर्डिंग आप काउंट कर सकते हो। 77.15 बोला गया तो 77.15%, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ ए फंडामेंटल चेंज। ये मैंने समझाया था आपको कि आर्टिकल जैसे 21A है, आर्टिकल 45 है, तो ये दोनों ही काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, जैसे एजुकेशन सबको मिले कंपलसरी, वो भी एज ग्रुप है 6 to 14 कंपलसरी ग्राउंड पे। और अभी तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग 0 to 18 ईयर्स एज के बच्चों के लिए केयर से स्टार्ट करके एजुकेशन गाइडेंस तक सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सो प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ ए फंडामेंटल चेंज। अब देखो, एजुकेटेड वुमेन आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंज। जो एजुकेटेड वुमेन होते हैं, गर्ल होते हैं या नारी होते हैं, वो बहुत ही कैपेबल और एबल होते हैं, उतने सशक्त हैं कि वो मतलब चेंज ला सके, सोशियो इकोनॉमिक चेंज, मतलब समाज में अर्थनीति का परिवर्तन ला सके। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाएगा, इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रह जाएगा, इम्प्रूव्ड हेल्थ। ऑब्वियस है, अगर आपको समझ आए कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन में अपना डाइट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपको सब कुछ पता रहे, तो ऑब्वियस है आप हेल्दी खाना, कैसे हेल्थ को केयर लेना है, कैसे दूसरों को सहायता करना है, सब कुछ आपको पता रहेगा। डिग्निटी और ऑनर मतलब रेस्पेक्ट, हमेशा ना अपने पोजीशन का, औहदा बोलते हैं, औहदे का क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, डिग्निटी एंड ऑनर, ठीक है। चूजिंग द प्रोफेशन, आप जब चूज़ करो कोई भी प्रोफेशन तो अपने हिसाब से चूज़ करो जो आपको कंफर्टेबल लगे और आप जिसमें करना कुछ चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, दे अर्न, जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद दे अर्न एंड कंट्रीब्यूट टू फैमिली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, तो फैमिली के खर्चे में वो सहायता कर सके, तो वो इतना इनकम करे और फैमिली के खर्चे में हाथ बटा सके। दे हेल्प इन नेशन बिल्डिंग, वो नेशन, राष्ट्र निर्माण के काम में वो जुड़े रहेंगे, राष्ट्र निर्माण के काम में वो जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो जो पॉइंट वहाँ पे लिखा ना वैसे ही पॉइंट्स यहाँ पे भी है, साथ देख लो। इम्पोर्टेंस होना चाहिए था, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, ठीक है। नंबर 1, इकोनॉमिक डेवलप
मतलब डेवलपमेंट है, डॉट दिया गया मतलब डेवलपमेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब देखो अगर आपका उन्नति हो जाएगा, आपका अर्थनीति अच्छा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके घर पे सच्छलता आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, सौभाग्य आएगा जिसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाएगा, अर्थनीति का विकास होगा, जैसे अभी इंदिरा निवास दिया जा रहा है, टॉयलेट दिए जा रहे हैं, तो वो गांव में होता है। प्लस अभी जैसे योजनाएं के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाए जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए स्टाइपेंड दिए जा रहे हैं। तो रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ चल रहा है, मुहिम, स्कीम को एक्चुअली क्या बोलते हैं हिंदी में पता है, मुहिम बोलते हैं, मुहिम चलाना, ठीक है। और नंबर 7, एबल टू चूज राइट प्रोफेशन इन हर लाइफ, आप सही प्रोफेशन चूज कर पाएंगे। फाइट फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए फाइट कर पाएंगे, अपने हक के लिए लड़ सकना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय लाना। मेंटेन देयर डिग्निटी एंड ऑनर, वही चीज़ है, इम्प्रूव लाइफ एंड हेल्थ, अपना जीवन को अच्छा बनाएंगे, स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाएंगे। चलो वुमेन एजुकेशन पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। वुमेन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब ये अभी तक हम वुमेन एजुकेशन पढ़ रहे थे, आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट को भी ऐड कर लेना यहाँ पे। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण करने के लिए अगर एकमात्र कोई पॉइंट है वो है वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट is the process of increasing the authority and responsibility of individual to make choices and transform the choices into desired action and outcome। अच्छा पॉइंट बोला गया। देखो आपको पहले तो इतना पढ़ाई करना है जैसे आपका अधिकार हो आपके ऊपर, आपका डिसीजन मेकिंग करने का राइट्स हो, अधिकार रहे आपके पास, आप ले सकते हो कोई भी डिसीजन, आप ले सकते हो कोई भी स्टेप। उसको लेने के बाद अगर आपको वो चॉइसफुल लगा तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो हमें चाहिए, जो एक्शन लेना है उस हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं, और उसके उत्पाद के हिसाब से भी, आउटकम के हिसाब से भी, ठीक है। पहले बोल दो इतना क्लियर है क्या? आपके हाथ नहीं चलेंगे, आपके जब हाथ नहीं चलते ना एग्ज़ाम में तो हर एक चीज़ कट जाता है, तो अगर ज़्यादा हम पढ़ के जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। अब चलो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन एक देना है, क्या? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या दिया गया ना, एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस टू मेक चेंजेस और चेंज इन द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ पार्शियलिटी। पार्शियलिटी कुछ नहीं होना चाहिए, कि हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा तो इसको पार्शियलिटी बोलते हैं। इग्नोर अगर सब कर रहे तो ये पार्शियलिटी होता है। आपका अधिकार अगर छीन लिया जाता है ये पार्शियलिटी होता है। तो अगर पार्शियलिटी को हम छोड़ के सोसाइटी में चेंज करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए आप सक्षम हैं और ला रहे हैं, दैट मीन्स वो नारी सशक्तिकरण और सशक्तिकरण है। से सशक्तिकरण, ठीक है, करण मतलब काम, सशक्ति कोई काम अपने शक्ति के द्वारा करना, अपने बुद्धि के द्वारा करना और उससे फ्रूटफुल और फलप्रद करना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एम्पावरमेंट। उससे सामने आपको जिसको एम्पावर करना है, जेंडर को एम्पावर करना है तो जेंडर एम्पावरमेंट लिखो, अगर वुमेन एम्पावरमेंट लिखना है तो वुमेन एम्पावरमेंट लिखो। सोसाइटी में अगर इसको चेंज लाना चाहते हो, और भी वर्ड्स हैं पता है, रेडिकल चेंज बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज, रेडिकल चेंज। तो जड़ से अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तब हमें पार्शियलिटी के बिना चलना पड़ेगा, सोसाइटी में परिवर्तन आएगा, उसी को हम एम्पावरमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट क्या है? देखो वुमेन एम्पावरमेंट हैज 5 कंपोनेंट्स, इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है? सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू। पहला तो चीज़ है, इंसान को समझना चाहिए कि हर एक इंसान का वैल्यू होता है, ठीक है, उस वैल्यू के हिसाब से खुद को गढ़ना चाहिए। आप कभी इमेजिन किए हो कि लोग क्या सोचते होंगे आपके बारे में? हाँ, हम एक पॉइंट पे आके बोलते हैं लोग जो भी सोचे हमारा क्या जाता है, हम जैसे हैं वैसे अच्छे, बट जो आपके लिए सोचते हैं उनके लिए परिवर्तन होना बहुत अच्छी बात है, जो आपके लिए सोचते हैं, और वो परिवर्तन पॉजिटिवनेस होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से पूरा बदल जाना ये नेगेटिव चीज़ है। अगर आपके परिवर्तन से सोसाइटी में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो परिवर्तन अच्छा होता है, समझो पॉइंट को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोल रहे हैं। उससे पहले का पॉइंट बोला गया कि खुद को वैल्यू देना इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे आपका कोई वैल्यू नहीं है, महत्वपूर्ण आप नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, ऐसा
बट आपके फैमिली के लिए आपका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1% भी कंट्रीब्यूशन करते हैं कोई भी काम में, वो घर का ही काम क्यों ना हो, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर घर का काम नहीं होता तो लड़के बाहर जॉब कैसे करेंगे, या घर पे अगर काम नहीं होगा तो खाना कैसे मिलेगा, बहुत सारे रीज़न है। तो वो सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हर एक चीज़ को वैल्यू देना इम्पॉर्टेंट है, प्लस खुद को वैल्यू देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत मूल्यवान इंसान हो, पर्सन है, ऐसा। सेल्फ राइट, अपना अधिकार जानना ज़रूरी है। फिर है ये जो पॉइंट है ना, ये एसएस है, दैट इज़ अ एसएस, ठीक है, ए लगेगा। एसेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले और रिसोर्सेस मिले, मतलब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ चीज़ें तो यूज़ करने के लिए मिलेंगे ना। जैसे आपको पता है आपको बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, क्या आपको सोशल राइट्स दिया हुआ है, आपको फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ दिया है, आर्टिकल्स दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप लोग सब कुछ फॉलो करके आगे चल सकते हैं, है ना। आपको पढ़ने के लिए सुविधाएं दी गई हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स दिया गया है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छे पढ़ रहे हो तो कम पैसे में भी पढ़ सकते हो। तो ये सारे आपके लिए रिसोर्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप रहने के लिए आपको भूमि मिल रही है, मतलब लैंड मिल रहा है, पानी पीने के लिए आपको नदी मिल रही है, रिवर पॉन्ड सब मिल रहा है, आपको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये सारा आपका रिसोर्सेस है। कुछ आपको एनवायरनमेंट से डायरेक्ट मिलता है और कुछ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। उसके साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जिसको हमें सदुपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, पावर टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ, पावर टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ, तो ये अधिकार होना चाहिए। वुमेन्स को बोलो, कोई भी जेंडर को बोलो, उनके पास अधिकार होना चाहिए कि खुद के जीवन को खुद कंट्रोल कर सके। कोई दूसरा व्यक्ति आके, दूसरा तीसरा व्यक्ति आके आपके जीवन को कंट्रोल ना करे। नेक्स्ट, क्रिएट इको फ्रेंडली सोसाइटी, क्रिएट इको फ्रेंडली सोसाइटी। इको फ्रेंडली सोसाइटी क्या होता है, जो सोसाइटी सबको लेके चले उसको इको फ्रेंडली सोसाइटी बोलते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है ना, हम लोग इको फ्रेंडली इंसान होना चाहिए। मैं अगर आपके लिए हेल्पफुल हूँ तो आप भी मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे। हमारे अंदर सिर्फ रिलेशन कोई पार्टनर्स का ही बन सकता है क्या, हम लोग अच्छे पार्टनर हो सकते हैं ना, स्टूडेंट टीचर का हो सकता है, पीयर ग्रुप्स का हो सकता है, मतलब हम लोग दोस्त हो सकते हैं, हम लोग सोसाइटी में इंसान है। पहले तो पर्सन के अंदर रिलेशन अच्छा हो सकता है, हम आपके लिए अच्छे सोच सकते हैं, आप हमारे लिए अच्छे सोच सकते हैं। बिना जाने किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप जितना नेगेटिव होंगे उतना आप हिंसक बन जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं सोच के इको फ्रेंडली सोसाइटी चाहिए, जो सोसाइटी में सबको लगे अपनापन है, जो लगे कि हाँ क्लास में अगर डांट भी पड़ रहा है तो प्यार भी किया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है, एक दूसरे के साथ हम अच्छे से फैमिली जैसा रहते हैं। ये चीज़ होना चाहिए, वो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉइंट पे, मतलब नेशनली इंटरनेशनली पॉइंट पे होना चाहिए, जातीय और अंतर्जातीय क्षेत्र पे होना चाहिए। अब देखो, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल जो पॉपुलेशन था वो कितना है पता है। सो ये हो गया, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1210.2 मिलियन बोला गया है। सो ऑलमोस्ट ये जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो किसके साथ, कितने कंट्रीज अगर कंबाइन हो जाए तो बनेगा ना, पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इतने कंट्रीज़ के पॉपुलेशन को जोड़ लो तो इंडिया का पॉपुलेशन था 2011 में, मतलब इन सब का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन से बहुत कम है। वुमेन पॉपुलेशन इक्वल टू, वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 586, मतलब 586 पॉइंट, आई थिंक ये 6 है, आई थिंक ये 6 है और 5 होगा, चलेगा, 0.5 और 6 चलता है। सो मिलियन, so that is the 48.5% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इतना है। सेक्स रेशियो कितना है ना, पर 1000, ये 1000 है, 1000 मेल में 943 फीमेल्स हैं, ठीक है। 1000 मेल में 943
फीमेल्स हैं, अगर 1000 मेल हैं उनके अनुपात में आपका 943 फीमेल है। अगर आप रेंज देखें, माइनस करके देख सकते हो तो आपका कम कितना है पता चल जाएगा। सो ये 47 4879 दैट इज़ अ 57 आई थिंक, हाँ 57। सो 57% कम है। आज के टाइम पे ये लगभग 50 या 45 ऐसा हो चुका है, ठीक है। सो ज़्यादा ये नहीं करना है, तो ये आप 1000 बस कर देना, थोड़ा थोड़ा करेक्शन, क्योंकि संडे के क्लास में लिखवाया गया था और जो आपके सीनियर ने अभी प्रेजेंट है वो सीनियर तो लिखे हैं। बहुत हड़बड़ी में होता है ना, मैं डिक्टेट करते रहती हूँ तो हो जाता है, थोड़ा मिसिंग रहता है, वो मैं करेक्ट कर रही हूँ, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो बच्चों का बोल रही हूँ, ठीक है। सो 1000 मेल में, मतलब अगर 1000 लड़के हैं, बॉय चाइल्ड, तो उसमें 919 मतलब 919 आपके बच्चियाँ होंगी, गर्ल्स चाइल्ड होंगी, मतलब गर्ल चाइल्ड होंगी, ठीक है। बॉय चाइल्ड अगर 1000 हैं तो 919 आपके गर्ल चाइल्ड होंगे, ठीक है। सो 81 कम है। अकॉर्डिंग टू 2013 यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखो, ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर्स all South Asian countries were ranked better for women than India। पता है, मतलब अगर इंडिया में चेक करो वुमेन का जो कंडीशन है ना, वो बहुत ही वर्स्ट है कंडीशन, बहुत ही ख़राब कंडीशन में प्रेजेंट है। सो अगर हम यूएनडीपी का इंडिकेटर चेक करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, सो ऑल साउथ एशियन जो जितना भी कंट्री है, साउथ एशियन कंट्रीज जितने भी हैं उन वो सब इंडिया के रैंक से बहुत ऊपर है वुमेन के क्षेत्र पे, मतलब वुमेन के कंडीशंस के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन है, सिचुएशन है, उस बेसिस पे। अब देखो जैसे नेक्स्ट वुमेन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्टकट दिया गया, पता है, मतलब पर 20 मिनट्स में एक वुमेन का रेप हो जाता है, ठीक है। अभी तो रेप आजकल मेल का भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब्यूजमेंट सबको हो सकता है, एक बूढ़ी औरत को भी होता है, तो एक 6 महीने के बच्चों को भी होता है। आप लोगों ने सावधान इंडिया देखा ही होगा, बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली आप लोगों को मिल रहा होगा सुनने के लिए, ये काट दो, ये हाँ मतलब मर्डर हो गया, ऐसा काट के फ्रीज में रख दिया, वैसा वैसा बहुत सारे हैं। तो अब्यूजमेंट, रेप, डाइवोर्स केस, बहुत सारे चीज़ बढ़ चुका है। जितना हम आगे की तरफ चलेंगे ये कंडीशन और भी वर्स होगा, अगर हम सही तरीके से अपना नॉलेज का यूटिलाइज नहीं करते हैं सही तरीके से, ठीक है। सो ऐसा एक कंडीशन मैं 6 पॉइंट्स दे रही हूँ। वुमेन रेप्ड हो जाता है, मतलब एक वुमेन का रेप हो जाता है 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट के अंदर मतलब हर एक मिनट का वैल्यू देखो, अगले 20 मिनट में कहाँ पे रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तुमको नहीं पता, ठीक है। तो वैसे ही माना गया है, एक वुमेन का अब्यूज़ हो जाता है 29 मिनट्स के विदिन 29 मिनट्स, एवरी 29 मिनट्स में एक वुमेन को अब्यूज़ होना पड़ता है, बहुत बेइज्जत किया जाता है, बहुत सारा। 48 मिनट्स में डाउरी किलिंग, मतलब पता है डाउरी किलिंग क्या है, शॉर्टकट है ये, दहेज के वजह से मार डालना, ठीक है, दहेज के वजह से मार डालना, जला देना, प्रेग्नेंट होने के बाद भी टॉर्चर करना, खाना नहीं देना, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं। एबॉर्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ज़्यादातर ये बढ़ चुका है आज के रेंज पे सोचो, फिर से बढ़ा है ये, मतलब हर एक 50 मिनट के अंदर एक एबॉर्शन हो जाता है गर्ल चाइल्ड का। मोलेस्टेशन केस देखने को मिला है पर डिफरेंट फील्ड, मतलब हर एक डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क में 1 घंटे में तो मोलेस्टेशन हो जाता है, मतलब पर 1 आवर में कहीं ना कहीं कोई ऑफिस में, कोई स्कूल में, कोई मतलब ऐसा स्वीपर के साथ, कोई भी वर्किंग वुमेन के साथ, घर पे भी जो वुमेन है, तो हो सकता है मोलेस्टेशन का केस कोई भी कर सकता है, ऐसा है। क्लियर है। अब देखो जेंडर डिस्पैरिटी इन लिटरेसी, अगर मैं लिटरेसी के रेट पे देखूं कौन कितना पढ़ा हुआ है एज के हिसाब से, तो ये टेबल बन रहा है, ठीक है, और कितना भेदभाव किया जा रहा है वो हम लिखेंगे। एज 15 to 19, मतलब ये प्राइमरी एजुकेशन क्रॉस कर गया है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल के पास है, ठीक है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, तो उस लेवल में फीमेल के लिए है 55%, मेल का है और बॉय का है 78%। जेंडर डिस्पैरिटी और भेदभाव कितना परसेंट यहाँ पे देखने को मिल गया, 29% दोनों के अंदर। 20 से 24 एज ग्रुप, 20 से 24 एज ग्रुप का जो है फीमेल जो है, मतलब गर्ल और लेडीज, तो ये 64%, मेल जो है
बॉय है और मेल बोल सकते हैं, ये 84%, देख सकते हो अभी भी डिफरेंस, ये डिफरेंस 39% का है। और 24 से 35 एज, आप जिस एज रेंज में हैं, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम लोग इस रेंज में भी हैं, चलो इन दोनों का ही कॉम्बो बोल रही हूँ। अभी लगभग तो बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम तो इस रेंज में भी होंगे या होने वाले हो कमिंग 1-2 साल में। तो आपका रेंज सुन लो, 53% फीमेल का और मेल का है आपका 79%। तो फिर से डिफरेंस आता है 29.5%। आप डिफरेंस मतलब ये माइनस करके मत देख लेना, ये रेंज देखा जा रहा है 100 से काउंट करके कि मेल को कितना दिया जा रहा है, फीमेल को कितना दिया जा रहा है, उसके बेसिस में डिफरेंस है, ठीक है, किसको भेदभाव ज़्यादा किया गया है वो बेसिस पे। अभी उसी को देखो, एक डायग्राम में भी हमने ड्रॉ किया, एज पर 2011 सेंसस डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक डाटा हम बनाए हैं ड्रॉ करके। 2001 का एक बनाया गया, 2011 का है लिटरेसी रेट। तो एक बनाया जा रहा रेंज 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा करके 100 तक लिख देना। और इसको बोलते हैं हम लोग बार ग्राफ। बार ग्राफ, बार को प्लॉट करना है। तो ये देख सकते हो, ये वाला ना, जो ये वाला है ये आपका मेल का है, ये आपका फीमेल का है। जो ये येलो है ये फीमेल है और ये वाला मेल है। तो मेल का रेंज देख सकते हो 75.26%, ये 53.67%। वैसे इनका दिया गया है 2011 में ये रेंज बढ़ा, मेल का 82.14% एंड फीमेल का है 65.46%, ठीक है। अब देखो, एक दिया गया अर्बन टू रूरल वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये थोड़ा करना है और प्रोविजंस करना है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या दिया गया, अर्बन टू रूरल वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब डिसीजन मेकिंग में कितना पार्टिसिपेशन रहता है वो समझो। अगर खुद के तबीयत के ऊपर उनका बोला जाए, ओन हेल्थ केयर के ऊपर, तो 30% ओन है, 70% जॉइंट डिसीजन, 30% ओन है, 70% जॉइंट डिसीजन है। जॉइंट डिसीजन समझ रहे हो, हस्बैंड वाइफ का दोनों का मिला जुला जो डिसीजन, या फिर इन लॉज के साथ डिसीजन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक लड़की खुद का ही तबीयत खराब के लिए बस 30% डिसीजन दे सकती है कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वरना हर एक चीज़ उनको पूछ के करना पड़ता है, ये चीज़ बोला गया। हाउस होल्ड परचेस, जो भी खरीदारी करना पड़ता है, पता है ओन डिसीजन से मतलब पैसे अगर देख रहे हो सेविंग्स कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, सेविंग्स में 20% दिया, बट ओन डिसीजन से क्यों करती है, घर का छोटा मोटा, हम लोग बोलते हैं घर का जो भी खरीदारी है ना वो छोटा चीज़ है, इसलिए उनको इस बेसिस पे तो फुल सपोर्ट दिया गया कि तुम लोग खरीदारी करो और पैसे का बचत करो, ये लाइन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो सोच लो कि बाकी का जो 20% है वो किसका डिसीजन होगा, मेल का, ठीक है। हाउस कोर एक्टिविटीज़, हाउस कोर मतलब घर का काम, घर का काम तो 95% अपने हिसाब से ही करना है, अपने हिसाब से, और उसको ही करना है। विजिट टू हर फैमिली एंड रिलेटिव्स, देखो शादी के बाद खुद ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए नहीं जा सकते, रिलेटिव्स के घर नहीं जा सकते जल्दी से बिना पूछे। तो 48% चांस है और परसेंट दिया गया है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हो मुझे जाना है, बट ज़्यादा तो चांस अभी तक हस्बैंड और इन लॉज के पास ही है। डिसीजन फॉर एजुकेशन एंड चाइल्ड, 40% मदर खुद लेती है बच्चों के लिए कि बच्चे क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, और 60% फादर लेके जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन फादर ले जाते हैं कि उनको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसा। अब देखो प्रोविजंस, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट है तो प्रोविजंस तो रहेंगे अगर उसको सही करना है तो। जैसे मैंने बोला था उड़ीसा में अभी चालू हुआ है सुभद्रा योजना, जो खुद से लिख लेना थोड़ा बहुत, कैसे होता है क्या होता है वो तो आपको पता है, क्यों दिया गया, बिजनेस करने के लिए दिया गया था, और कौन से साल आया है ये भी आप जानते हो कौन से साल आया है। तो 2000 मतलब हम लोग अभी 24 से बोल सकते हैं 2024, और ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। आपको 5 साल के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे, हर 6 महीने के अंतर में आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, कि खुद से बिजनेस कर सके और नारी सशक्तिकरण हो सके या वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। फिर आया स्वयं सिद्धा, तो स्वयं सिद्धा ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा महिला योजना, इंदिरा महिला योजना। तो इन दिस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट एम्पावर ऑलमोस्ट 10 लाख वुमेन, 10 लाख, यहाँ पे जो लाख है स्पेलिंग याद रखो, लाख LAKH अगर करते हो तो लाख बोलते हैं वो वाला आएगा,
और ओनली अगर LAC लिख सकते हो तो चलेगा, LAC, वो भी है लाख, लाख मतलब पैसे, लखपति बोलते हो ना, वो वाला लाख। तो 10 लाख वुमेन को है फाइनेंशियल इश्यूज जो भी था उनका, उसको हमने एम्पावर किया है, उनका सपोर्ट किया फॉर स्मॉल बिजनेस और अदर ग्रोइंग एक्टिविटी, अदर एक्टिविटीज़ के लिए। फिर देखो स्वयं शक्ति प्रोजेक्ट, क्या है स्वयं शक्ति प्रोजेक्ट ना, इट वाज डेवलप्ड इन 1998 में डेवलप्ड हुआ एंड प्रोवाइड स्किल्स, बहुत सारे कौशल सिखाए गए, न्यू नॉलेज दिए गए, किन लोगों को, पुअर वुमेन को, गरीब महिलाओं को दिए गए ताकि वो खुद से काम कर सकें। फिर आया स्वधार योजना, डेवलप्ड इन 2001 to 2002 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग होलिस्टिक सर्विसेज, होलिस्टिक मतलब जानते हैं, कंप्लीट और टोटल सर्विसेज टू वुमेन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अगर आप कोई भी तकलीफ वाले क्षेत्र में है, परिस्थिति में है, तब आपको सहायता करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू 2001 से 2 में किया गया था ताकि आपको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राष्ट्रीय महिला कोष, जैसे ये बनाया गया था, पता है, राष्ट्रीय महिला कोष मतलब हम बोलते हैं फंड जहाँ पे कलेक्ट होता है, तो ऐसा एक छोटा सा बैंक जैसा बोल सकते हो जहाँ पे हम पैसे रखते हैं इन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। ये 1993 के ईयर में आया था और इसमें आपको पैसे मिलेंगे, आप लोन ले सकते हैं, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक डेयरी फार्म, गौशाला बना सकते हो, एग्रीकल्चर, कृषि में हेल्प हो सकता है, वेंडिंग, जो ठेले में नहीं बेचते हैं, वेंडर्स बोलते हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट, अपना हस्तशिल्प भी दिखा सकते हो। निर्भया योजना बना था, निर्भया हत्याकांड के बाद ही ये हुआ था, 2012 में ये लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, सपोर्ट करने के लिए लड़कियों को कि वो रात को दिन को सुविधा के साथ अकेले भी मूव कर सके, ठीक है, अकेले भी सेफ्टी के साथ जैसे जा सके आ सके उसके लिए। फिर उसके बाद देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड फ्रॉम एबॉर्शन एंड प्रोवाइड एजुकेशन। ये बना था 2015 में, क्यों, गर्ल चाइल्ड को एबॉर्ट ना किया जाए, जैसे गर्भपात बोला जाता है, एबॉर्शन को हिंदी में गर्भपात बोलते हैं, वो ना करवाए जाए और एजुकेशन दिया जाए, बड़ा किया जाए उनको। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस ये जो 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ये 3 गवर्नमेंट ने मिलके इसके लिए काम किया था। फिर आपका आता है, वेट, ये हाथ लग के चला जाएगा, ठीक है, सो सॉरी, गृह लक्ष्मी आया था वेस्ट बंगाल में, जैसे सुभद्रा आया है यहाँ पे, तो गृह लक्ष्मी वहाँ पे है। एक्स्ट्रा अगर ऐड करना चाहो कोई भी तो ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे याद रखना स्कीम है ये, SCHEME, ओके, ठीक है। तो ये है 1 स्टेप सेंटर स्कीम, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, उज्ज्वल योजना, जो हम लोग बोलते हैं उज्ज्वला, जो आपको गैस सिलेंडर दिया जाता है जिसके माध्यम से, 2016 में ये आया था। नारी शक्ति पुरस्कार 2016 में, महिला पुलिस वॉलंटियर्स बनाए गए ताकि आप सेफली मूव कर सके, रात में दिन में आपको सपोर्ट मिल सके कहीं भी सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। महिला शक्ति केंद्र 2017 में आया था। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। अब कंक्लूजन आपको दे रही हूँ। सो वुमेन रिप्रेजेंट्स हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 48% है ना, तो हाफ बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट नियर अबाउट है। सो वुमेन रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड का और पूरे विश्व का जितना भी पॉपुलेशन है उसका आधा, ठीक है। एंड जेंडर इनइक्वालिटीज स्टिल एग्जिस्ट इन एवरी नेशन ऑफ ऑन द प्लैनेट। इस प्लैनेट का जो अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है, उसके हर एक जगह पे, हर एक चीज़ पे, हर एक नेशन में जेंडर इनइक्वालिटीज आपको देखने मिलेगा। Until women are given some opportunities with the men, entire societies will be aestheticized to perform their actual potentialities. अगर हम कुछ मात्रा में वुमेन को सक्षम बना दे और मतलब कुछ समय निकाल के दे दे, कुछ सहारा दे दे, कुछ ऐसा परिस्थिति दे दे जहाँ पे वो काम कर सके लोगों के साथ, पुरुषों के साथ, तो एंटायर सोसाइटी, जो संपूर्ण समाज है, इसका परिवर्तन हो सकता है बहुत ही सुंदर रूप से, जिसको बोलते हैं एस्थेटिसाइज्ड, और मैक्सिमम पोटेंशियलिटी, जितना एक औरत का शक्ति है वो भी दिख सकता है, ठीक है।
ये आपका पूरा आंसर, ठीक है, पूरा आंसर कंप्लीट।